ठीक है, तो कल हम लोग चौथा चैप्टर एनिमेलिया देखे थे, आज हम लोग 5th चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 में हम लोग हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1 which is structural organization in plants and animals। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज made only by observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscopes. This description is mainly of gross structural features। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स लाइफ का फॉर्म हमको अर्थ पे दिखता है उसको हम कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेकेड आईज। नेकेड आई मतलब हम कोई भी एड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और या फिर हम अगर उसको लेंसेज लगा के देखेंगे या माइक्रोस्कोप लगाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एडेड आई, मतलब हम आई को मदद कर रहे हैं। तो एक हुआ नेकेड आई एंड दूसरा हुआ एडेड आई। ठीक है, so this description is mainly of gross structural features, जो हमको दिख रहा है। कहने का मतलब एक्सटर्नली भी जो दिख रहा है, इंटरनली भी जो दिख रहा है, ये आपका आता है ग्रॉस एक्सटर्नल फीचर्स में। ठीक है, वो एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं जो बाहर से हमको दिख रहा है, इंटरनल आपको एनाटॉमी जो आपको अंदर से दिख रहा है। ये दोनों चीजें आप समझ सकते हैं। सो इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना आर आल्सो रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। अब जो दिख रहा है मॉर्फोलॉजी, जो दिख रहा है एनाटॉमी, उसके अलावा भी कुछ और चीजें भी परसीव की जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। So before experimental biology, or more specifically physiology, was established as part of biology, naturalists described only biology। अब यहाँ पे दो चीज समझने का, एक है थ्योरेटिकल बायोलॉजी और दूसरा प्रैक्टिकल बायोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी जो है बेसिकली ये क्या है, हम वहाँ समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि आप एनाटॉमिकली बॉडी को खोल के देखोगे कि आर्टरीज कहाँ है, बीन्स कहाँ है, कैपिलरीज कहाँ है, हार्ट कहाँ है, इस टाइप से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में आ जाती है बात। लेकिन अगर जब हम फिजियोलॉजी नहीं कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब नेचुरलिस्ट मतलब जो नेचर को स्टडी करता है। ठीक है, तो नेचर को स्टडी करने वाले क्या करेंगे, दे विल डिस्क्राइब ओनली बायोलॉजी, अगर फिजियोलॉजी नहीं है। ठीक है, सो द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल, काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस था। ठीक है, तो बहुतों को वो अमेजमेंट लगा। While the initial reaction of a student could be boredom, मतलब आपको लगेगा कि अरे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, आपको काफी बोरियत का सामना करना पड़ेगा। But one should keep in mind that the detailed description was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of life forms and their structure। कहने का मतलब कि पूरा बॉडी को हम समझ रहे हैं और उसमें एक छोटे छोटे पार्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अटेंशन और सबसे ज्यादा वर्क कहाँ चल रहा है, ये छोटी छोटी चीजों पे को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ना कि पूरा ग्रॉस, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन and biology which uses this kind of technique of reduction is called reductionist biology। ठीक है, हम बड़ी चीजों को स्टडी नहीं करते, हम बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, we do not study the entire whole but we study the parts thereof which make the whole। ठीक है, तो हम छोटे छोटे पार्टों को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रिडक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई कीजिए, उसको आप डिवाइड कर दीजिए इनटू पार्ट्स एंड स्टडी पार्ट्स एंड स्टडी दीज पार्ट्स। ये है रिडक्शन, स्टडी देम। ठीक है,
ये है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस को समझने का प्रयास करें, ना कि एंटायर structure form. So hence this description became more meaningful and helpful in framing research questions in physiology and evolutionary biology. ठीक है, अब जब आप छोटी छोटी चीजों को स्टडी करते हो कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सब तो छोटे छोटे चीजों पर आपका ध्यान जाता है तो आपका जो डिस्क्रिप्शन जो बनेगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, so in the following chapters of this unit, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological or behavioral phenomena, is described. तो यहाँ इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भैया प्लांट कैसा दिख रहा है इंटरनली, एनिमल्स में क्या है इंटरनली, क्या है फिजियोलॉजी और जो बिहेवियर शो करता है ये प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसका क्या मतलब बेसिस क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो for convenience, this description of morphological and anatomical features is presented separately for plants and animals. तो plants के लिए अलग है, animals के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग चैप्टर है और वहां पे आपको ये चीजें समझाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं सेकेंड पेज में, आपको ये साइंटिस्ट का नाम दिया है कैथरीन इज़ाउ। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं क्योंकि साइंटिस्ट आर इम्पोर्टेंट। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नीट में हर एक साल आता है जो कि साइंटिस्ट के ऊपर होता है। सो she was born in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia and Germany and received a doctorate in 1931 in the United States. She reported in her early publications that her curly top virus spreads through a plant via food conducting or flowing tube. तो हम आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोइम जो है इट कंडक्ट फूड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सिंथेट है। तो ये वाटर और मिनरल, जाइलम जो है वाटर मिनरल कंडक्ट करता है, फ्लोइम फूड कंडक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैथरीन इज़ाउ ने क्या बताया, कैथरीन इज़ाउ ने कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो किसके जरिए फैल रहा है, वो फ्लोइम टिश्यू के जरिए फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप इस वायरस का नाम याद रखिए, कर्ली टॉप वायरस। ठीक है, फ्लोइम टिश्यू के जरिए फैलता है एक जगह से दूसरी जगह। So Dr. Izau's plant anatomy, published in 1954, took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure, an enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline. तो ये जो किताब लिखी है ये काफी रेवोल्यूशनरी किताब था उस समय प्लांट एनाटॉमी के ऊपर, और ये काफी मतलब रेड आउट बोल सकते हैं, रिवर्ड, इस टाइप से थी ये किताब। तो आपको ये किताब का नाम याद रखना पड़ेगा। तब तक 2 चीजें आपको याद रखनी है, कर्ली टॉप वायरस और प्लांट एनाटॉमी। The Anatomy of Seed Plants by Catherine Izau was published in 1960. It was referred to as the Webster's of Plant Biology. It is encyclopedia. तो ये तीसरा पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखना है, इनकी दूसरी किताब The Anatomy of Seed Plants। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबस्टर। वेबस्टर एक डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। In 1957, she was elected to the National Academy of Science, becoming the 6th woman to receive that honor. In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. She died in the year 1997. Peter Raven, Director of Anatomy and Morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. तो कहने का मतलब है she was a plant biologist। ठीक है, 2 किताबें जो इन्होंने लिखी है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स और प्लांट एनाटॉमी, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समझिए तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हम बनाते हैं। फर्स्ट ये कर्ली टॉप वायरस वाला बनाएंगे, दूसरा ये प्लांट एनाटॉमी वाला बनाएंगे, तीसरा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बनाएंगे और पूछेंगे आपके कि व्हिच बुक इज कॉल्ड वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ठीक है, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। और ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको याद रखिए।
अभी तक समझ में आया आपको? हेलो, यस और नो? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो प्लांट्स को डील करेंगे तो पहले आपको समझना होगा मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बाहर से कैसा दिखता है किसी भी प्लांट को आप देखोगे तो। फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप सब टॉपिक्स देखिए। आपको रूट समझना है, स्टेम समझना है, लीफ समझना है, इन्फ्लोरेसेंस समझना है, फ्लावर समझना है, फ्रूट समझना है, सीड समझना है, उसके बाद सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट समझना है, फाइनली 2-4 फैमिलीज को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है वो सब, ठीक है। So the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show that a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. ठीक है, तो हम जब मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि रूट है, जड़ दिखता है आपको, तना दिखता है, स्टेम, पत्ते दिखते हैं, लीव्स, फ्लावर, फूल दिखता है और फल दिखता है, ठीक है। तो ये आपको बाहर से आपको यही सब 5 चीज दिखेगा किसी भी प्लांट को आप देखिएगा तो। So in chapters 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and understanding any higher plant, or for that matter, any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants to their environment, adaptations to various habitat for protection, climbing, storage, etc. कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं तो अब आप समझिए वो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, वेरिएशन होता है, ठीक है, वो अडेप्ट करेगा। डेजर्ट के प्लांट कुछ और होंगे, जो 5000 फीट पे जो प्लांट मिलेंगे उनका कुछ और होगा, जो समंदर में होगा उसका कुछ और अडेप्टेशन होगा, ठीक है, जो मार्शी एरियाज में होंगे उनका कुछ और अडेप्टेशन होगा। और ये अडेप्टेशन आपके हैबिटेट को लेके होगा, अब खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेगा वो जानवरों से। क्लाइंबिंग मान लीजिए अगर वो, जैसे कि ये सब कटल उटल का पेड़ आपका देखे होंगे चढ़ता है, स्टोरेज कैपेबिलिटीज होंगी उनमें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें उसमें अडेप्टेशन के रूप में आते हैं और इसका टेक्निकल टर्म होगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा, ताकि दुनिया में आप एक ही वर्ड से उसको समझें। ये नहीं कि इंडिया में कुछ और, यूएस में कुछ और, रशिया में कुछ और, लोकल नाम हो सकता है बट टेक्निकल जो साइंटिफिक टर्म है वो पूरी दुनिया में एक होना चाहिए। So if you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. अब ये प्लांट है, अब आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये प्लांट है आपका, जो जमीन के निचले वाला हिस्सा रहता है उसको जड़ सिस्टम बोलते हैं, रूट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रूट है, और जो जमीन से ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली आपको दिख रहा है, जो जमीन से ऊपर का पार्ट आपको दिखता है उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, जो जमीन के अंदर जो दिखता है उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। बस ये चीज आपको समझना है, समझ में आई बात? अब हम लोग देखेंगे रूट, कि रूट कैसा होता है। रूट, in majority of the dicot plants, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. ये जड़ कहाँ ग्रो करेगा? मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये प्राइमरी रूट बनाता कौन है? ठीक है, ये रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो रेडिकल नाम से ही आपको याद रखना है, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। आर है, याद रखिए, भूलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। So this direct elongation of radical gives rise to the formation of primary root, which grows inside the soil. Then it bears lateral roots of several orders. एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग, उस समझ जाइए रूट्स के ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक प्राइमरी रूट हुआ जो कि नीचे गया, जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो है प्राइमरी रूट है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये प्राइमरी रूट ऐसे गया नीचे, ये सॉइल है, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से ऐसे किया तो सेकेंडरी, फिर एक और निकला टर्शरी, इस टाइप से निकलते चलेगा। ठीक है, इस टाइप से निकल रहा है। ठीक है, तो यही आपको बोलते हैं जो लैटरल रूट्स हैं वो आप डिवाइड कर सकते हो उनको सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन। वही चीज यहाँ पे बता रहा है। सो द प्राइमरी रूट्स एंड देयर ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो नीचे में आप देखिए, ये जो आपका प्राइमरी रूट है और उसके बाद सेकेंडरी रूट है, फिर टर्शियरी रूट भी निकलेगा, फिर एंड सो ऑन क्वाटरनरी निकल सकता है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट। ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है यहाँ। सो एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अब ये आपका हमने डाइकॉट के बारे में कहानी है। ठीक है, तो अंतर आपको समझना होगा। तो डाइकॉट आपसे सवाल पूछा जाएगा, डाइकॉट्स हैव व्हिच काइंड ऑफ रूट सिस्टम? सो आंसर इज टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी रूट है, वो एक्सटेंड करके सेकेंडरी, लैटरल, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी टाइप के रूट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आप जब मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होता है कम दिनों के लिए जिंदा रहेगा, शॉर्ट लिव, और उसके बाद इट इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। So these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी रूट निकला था वो कुछ समय के बाद मर जाता है, और मर जाने के बाद क्या होता है? जमीन का हिस्से से आपको इस टाइप का, मतलब रूट का आप समझ जाइए गुच्छा आपको मिल रहा है। ठीक है, इस गुच्छे को हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि आपको यहाँ व्हीट प्लांट में आपको मिल रहा है क्योंकि मोनोकॉट है। So in some plants like grass, monstera, and the banyan tree, roots arise from parts of plant other than the radicle, and they are called adventitious roots. अब तीसरा तरह का रूट सिस्टम आया जो कि रेडिकल से नहीं निकल रहा है, कोई और प्लांट पार्ट है जहां से रूट निकल सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ग्रास में आपको मिलेगा, मॉन्स्टीरा में मिलेगा, बानियान ट्री में मिलेगा। एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखना, जैसे टैप रूट में मस्टर्ड है, और इधर आपका फाइब्रस में आपका व्हीट प्लांट है, एडवेंटिशियस में बनियान है, मॉन्स्टीरा है, ग्रासेस है। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं लोग ज्यादातर। द मेन फंक्शन, अब रूट का फंक्शन क्या है? तो पानी का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसके बाद प्लांट को प्रॉपर एंकोरेज प्रोवाइड करना ताकि वो हवा से उड़ न जाए। So it provides a proper anchorage to the plant part. फिर storing reserve food material भी reserve करता है वो। And then finally synthesis of plant growth regulators. ठीक है, ये सब जो रेगुलेटर्स हैं आपके हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स हो गए, ठीक है, जिबरेलिन्स हो गए, तो उनको भी ये सिंथेसाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको कॉमनली आपको याद रहेगा। जड़ का क्या काम? तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि पानी प्रोवाइड करता होगा, मिनरल प्रोवाइड करता होगा, एंकोरेज का भी पार्ट काम करता होगा, और स्टोरेज, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करता होगा। बट जो पांचवा पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ये मिस होने का चांस होता है। तो नॉर्मली ये एक क्वेश्चन के रूप में पुट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ फॉरगेट कर सकता है, भूल सकता है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाटर, मिनरल्स, एंकोरेज एंड रिजर्व फूड मटेरियल, ये फिफ्थ पीजीआर भी सिंथेसाइज कर सकता है। तो कहने का मतलब रूट्स में आपको समझना है कि जो जमीन का नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। अब ये डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है जहां पे सबसे पहले आपको एक प्राइमरी रूट रहेगा और फिर सब्सिक्वेंटली वो ब्रांचिंग होकर सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन बनाएगा। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। जो प्राइमरी रूट होता है कुछ समय के बाद मर जाता है, और जब मरने के बाद क्या होता है? इस टाइप का गुच्छा आपको डेवलप हो जाता है रूट्स का, मतलब मेनी रूट्स दे रिप्लेस प्राइमरी रूट्स। सो दिस काइंड ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ रूट
इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे। अब ये आपको होना चाहिए कि जो रूट्स हैं रेडिकल से डेवलप करते हैं, बट अगर अदर देन रेडिकल से रूट डेवलप करता है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। एडवेंटिशियस रूट्स आपको बनियान में मिलेगा, मॉन्स्टीरा में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ग्रास में मिलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, फाइनली आपका फंक्शन, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सिंथेसिस ऑफ पीजीआर है, जो आप भूल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम अब आप देख सकते हो, सारा डायग्राम दिया हुआ। ये फ्लावर है, ये आपका उसके बाद वाला आपका फ्रूट है, फिर देखिए डंठल जिसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, पत्ते लीफ हो गई, और इधर आप कली जिसको बड बोलते हो आप। ठीक है, अब ये दो नोड है, दो नोड के बीच में आपको इंटरनोड है, तो दिस इज नोड एंड इंटरनोड। तो ये जो टोटल जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ठीक है, अब जमीन के नीचे वाले हिस्से में आइए तो आपको एक प्राइमरी रूट मिलेगा, उसके बाद सेकेंडरी रूट मिलेगा। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपके मेन रूट होगा, उसका लैटरल रूटिंग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि गुच्छा के फॉर्म में भी आपका रिप्लेस कर देगा आफ्टर प्राइमरी रूट्स डाई आउट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। अब फाइनली रेडिकल को छोड़ के किसी और अगर प्लांट पार्ट से रूट डेवलप करता है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास टैप रूट सिस्टम है और फाइब्रस रूट सिस्टम है और फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो ये आपका रूट का रूपरेखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपसे सवाल यही पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, रूट सिस्टम दे देंगे एक तरफ, और इधर आपका एग्जाम्पल्स दे देंगे कि आपको टैप रूट दे देगा, फाइब्रस दे देगा, एडवेंटिशियस दे देगा, और इधर आपके 1 2 3 एग्जाम्पल देंगे, मैच करते रहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ से, तो पूछा जाता है। तो ये तो हो गया एक ढांचा जो कि आपका रूट का है। अब इस रूट में भी कुछ रीजन्स होते हैं जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, सो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द रूट कैप। अब यहाँ पे देखिए जो रूट का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर जा रहा है, दैट इज कवर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ये रूट कैप का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो एपेक्स पार्ट जो है वो काफी मतलब रूट का टेंडर है, मतलब वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या करेगा, रूट सॉइल के अंदर अपना रास्ता बनाएगा, तो रास्ता बनाने के लिए उसको जगह बनाना पड़ेगा ना, तो ये रूट कैप उसमें मदद करेगा। तो a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। अब देखिए यहाँ रूट कैप से ऊपर वाला जो एरिया है उसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरिस्टम है, तो सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, इन्वॉल्व डेंस प्रोटोप्लाज्म, और चूंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसका मतलब क्या है, दे विल डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, तो डिवीजन जो है यहाँ पे वो काफी होगा। अब सेल्स proximal to this region undergo rapid elongation। अब आप यहाँ पे देखिए ये रूट कैप था, रूट कैप के बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ सेल्स काफी डिवाइड करे। अब इसके बाद देखिए रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन आया, तो यहाँ का रीजन क्या करेगा, उसको इलोंगेशन एनलार्जमेंट में मदद कर रहा है। सो दिस हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ द रूट। रूट का लंबाई बढ़ जाएगा इस इलोंगेशन वाले एरिया के कारण, क्योंकि बढ़ता है। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature। अब ये क्या करेंगे, यहाँ के जो सेल्स हैं डिफरेंशिएट करके मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, hence this zone proximal to the region of elongation is called maturation। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इसके बाद वाले जो रीजन है वो धीरे धीरे आपका क्या हुआ, डिफरेंशिएट किया और मैच्योर किया। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, region of maturation। From this region of maturation, some of the epidermal cells they form fine, delicate, thread-like structures called root hairs। अब देखिए यहाँ से ये root hairs निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये root hairs का काम क्या है, वाटर और मिनरल को
एब्जॉर्ब करना सॉइल से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप समझिए, ये डायग्राम ही आपको बेसिकली समझना है रूट टिप का। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले जो जमीन के अंदर वाला भाग है, वहाँ जो एपेक्स पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय अ रूट कैप टू प्रोटेक्ट इट as it makes its way through the soil. Few millimeters above there is a region of meristematic activity जहाँ के cells काफी तेज गति से repeatedly divide करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर का रीजन को हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन दी रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द रूट। उसके ऊपर वाला जो सेल है, रीजन है, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। व्हाई? बिकॉज the cells in this area they gradually differentiate and mature, और इनमें से कुछ जो है वो क्या करते हैं, some of the epidermal cells they form root hairs, thread like structures। देखिए यहाँ पे ये root hairs बन गया आपका, ठीक है। ये root hairs बन गया। अभी root hairs का काम क्या है आपका? to absorb water and minerals from the soil, ठीक है। तो पानी और जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको वो एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास देख लो रूट हेयर्स है एक इम्पोर्टेंट, मैच्योरेशन, इलोंगेशन, ये 5 आइटम है। सो यू कैन इजिली फॉर्म, यू कैन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से आप आसानी से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज रीजन ऑफ द रूट समझ में आया आपको? हेलो? यस सर। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए, काफी इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आता है रूट की मॉडिफिकेशंस, ठीक है। रूट मॉडिफाई भी हो सकता है, हाँ, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। So roots in some plants change their shape, structure, and they become modified. Why? To perform certain functions other than what they are meant for. उनका मीनिंग क्या था? रूट का बेसिकली फंक्शन आपने देखा है कि दे एब्जॉर्ब एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, बट अगर हम उनको मॉडिफाई कर लेते हैं वो खुद को, और फिर क्या होता है उनसे, वो आप सपोर्ट में फंक्शन करेंगे, रिजर्व मटेरियल, फूड मटेरियल के स्टोरेज में फंक्शन करेंगे, और यहाँ तक कि रेस्पिरेशन में भी मदद करेंगे, ठीक है। सो दीज आर रूट मॉडिफिकेशंस, क्योंकि एडिशनल फंक्शन सब्सक्राइब करता है वो प्लांट को। सो द टैप रूट्स ऑफ कैरेट, turnip, and adventitious roots of sweet potato, they get swollen and store food, ठीक है। तो आप ये सब देखे होंगे, ये सब जो रूट्स है, आप गाजर खाए होंगे, वो बेसिकली क्या है? टैप रूट है। सलजम खाए होंगे, टर्निप टैप रूट है। उसके बाद जो आप स्वीट पोटैटो जो होता है, ठीक है, उसको भी आप खाए ही होंगे। तो दीज आर ऑल मीन्स है क्या ये? दीज आर ऑल get swollen and they store reserve food materials, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। So can you give some more other examples? Have you ever wondered what those hanging structures that support a banyan tree are? अगर आपने banyan tree देखा होगा तो आपने देखा होगा, यहाँ डायग्राम देखिए कि आपका पेड़ है और पेड़ से नीचे बहुत सारा लत्तड़, मतलब जिसको जड़ है बेसिकली, ये नीचे की ओर लटकता रहता है, जिसको आप क्या करते हो, पकड़ के हम लोग झूला झूलते थे, ठीक है। अब तो सारा काट दिया जाए, बचपन में हम लोग झूलते थे ये सबसे, ठीक है। तो काफी स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? सो दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। सो यू विल बी आस्क्ड वेयर आर प्रॉप रूट्स सीन? प्रॉप रूट्स आर सीन इन banyan tree. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem, ठीक है। तो मेज और शुगर केन में क्या हो रहा है? वहां पे आपका रूट निकल रहा है, उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा स्टिल्ट रूट कहाँ दिखता है, तो स्टिल्ट रूट्स आर सीन इन मेज एंड sugarcane. In some plants such as rhizophora growing in swampy marshy area, जहाँ दलदल होता है वहां पे ये प्लांट ग्रो करता है, राइजोफोरा, ठीक है। तो दलदल एरिया में क्या है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ठीक है।
So many roots they come out of the ground and grow vertically. अब ये आपका दलदल है, रूट क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसको सांस लेना है ना, तो दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, एंटी ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है, ठीक है रूट. तो सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. व्हाई? बिकॉज दे गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो कहने का मतलब है, यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, तो ये तो एस्पैरागस हो गया, ये आपका टर्निप है. देखिए यहाँ पे किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है ताकि फूड मटेरियल स्टोरेज के रूप में काम आए. ये गाजर आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये स्वीट पोटैटो आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये सब आपका स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन रूट्स में. अब ये देखिए आप राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर है जो कि रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं. ये क्या हुआ, जमीन से बाहर आ गया है, ये दलदल एरिया है, स्वम्पी एरिया है, मार्शी एरियाज है, तो वहां से वो रूट्स बाहर आ जाएंगे ताकि उनको ऑक्सीजन मिले, ताकि वो सांस ले पाए. तो आपसे पूछा जाएगा न्यूमेटोफोर्स आर सीन वेयर. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स. दे आर सीन इन राइजोफोरा. स्टिल्ट रूट्स कहाँ दिख रहा है आपको, तो मेज एंड शुगर केन. क्रॉप रूट्स कहाँ दिख रहा है आपको, इट इज सीन इन बनियान, ठीक है. स्टोरेज modifications for roots are seen in turnip, carrot and sweet potato, ठीक है. तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ की ये मॉडिफिकेशंस हैं रूट्स के, ठीक है. ये सब मॉडिफिकेशंस हैं. समझ में आई बात? तो मॉडिफिकेशंस, रूट मॉडिफिकेशन आपको एक एडिशनल स्ट्रेंथ आपको दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, स्टोरेज के लिए काम आ सकता है, रेस्पिरेशन में मदद कर सकता है. तो ओवरऑल मतलब क्या है ये एडिशनल फंक्शंस गेन करने का? टू इंक्रीज सर्वाइवल, टू इंक्रीज सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द प्लांट इन वेरियस एनवायरनमेंट. हम जीवित रहना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट चाहे कितना भी खराब हो, प्लांट भी वही चाहता है. इंक्रीज सर्वाइवेबिलिटी ऑफ प्लांट्स इन वेरियस एनवायरनमेंट. तो आप देखो, ठीक है. अब ये स्टोरेज का काम है, मतलब इस्तेमाल होगा, ये फूड मटेरियल है, जब एडवर्स कंडीशंस आएंगे ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है. ये दलदल में है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो सांस लेने के लिए अपना जो रूट है उसको बाहर भेज रहा है, ठीक है, हवा, ताकि उसको ऑक्सीजन मिले. तो ये एक तरह का मतलब टू इंक्रीज ओवरऑल सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द प्लांट in various adverse environment. Such adaptations are seen in plants with respect to root modifications, ठीक है. तो जड़ों में भी मॉडिफिकेशन होता है. समझ में आई बात कि नहीं आई? yes or no? Yes, sir. अब ये हो गया जड़ की कहानी. अब जो नेक्स्ट कहानी आती है वो आती है स्टेम की. तो ये आप स्टेम, तना जिसको बोलते हैं, या देहाती भाषा में डंठल बोलते हैं, तो ये आप सुने होंगे स्टेम, ठीक है. सो दिस इज स्टेम. व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट, ठीक है. क्या अंतर क्या है दोनों के बीच में, जड़ और तना के बीच में? So the stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. तो stem क्या है? Root system का part है, जमीन के ऊपर है. इसके जो components हैं क्या क्या है? Branches हैं, leaves हैं, flowers हैं, fruits हैं. It develops from plumule of the embryo of a germinating seed. देखिए root किससे बन रहा था? Root came from radicle, ठीक है. तो ये सिंपल है, आर आर है इसलिए भूलिएगा मत. जो शूट सिस्टम होता है वो कहां से बनता है आपका? प्लूमुल, ठीक है. तो शूट सिस्टम फ्रॉम प्लूमुल, तो वही चीज है यहाँ पे. It develops from the plumule of the embryo of germinating seed. The stem bears nodes and internodes. आप देखे थे डायग्राम में उधर नोड्स हैं जहाँ पे आपको बड्स मिल रहे हैं, और वहीं पे आपको आप देख रहे हो कि दो नोड के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं. So the region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes
आर द पोर्शंस बिटवीन द टू नोड्स। ठीक है, ये नोड्स और इंटरनोड के बीच का डिफरेंस है। स्टेम का वो हिस्सा जहां लीव्स बनना चालू होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और दो नोड के बीच का दूरी को क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है, so the stem bears buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown। तो आप देखोगे जब प्लांट नया नया बड़ा हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का रहेगा, लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो आप देखते हैं कि उसका जो वुडी, ठीक है, तो इनिशियली में सॉफ्ट और ग्रीन था, बाद में क्या है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, वुडी हो जाएगा। ये आप देखें, these are all observational characteristics. So the main function of the stem is the spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. तो stem का function क्या है कि जितने भी ब्रांच है सब निकलेंगे, उस पर पत्ते आएंगे, फूल आएगा, ठीक है, फ्रूट्स आएंगे। ये करता क्या है, इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है, आपको मैंने बताया यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। ठीक है, मैंने दूसरा नाम लिखा कंडक्टिंग टिश्यू का फ्लोएम, जो कि आप ऑर्गेनिक फूड या फूड सिंथेट्स, ठीक है, उसको ये कंडक्ट करेगा। तो स्टेम के पार्ट हैं तो ये वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्टेम्स हैं और दूसरा फंक्शन भी कर सकता है, जैसे कि फूड को स्टोर कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन में भी मदद कर सकता है और प्रोपागेशन में भी मदद करता है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, so they can perform the function of storage of food, support, protection, vegetative propagation। ये सब इनके एडिशनल फंक्शंस हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जिस तरीके से रूट में मॉडिफिकेशन हुआ था तो वो इंक्रीज द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द प्लांट, उसी तरह स्टेम में भी मॉडिफिकेशंस होता है। तो द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो जैसा हमको एक्सपेक्ट करते हैं कि तना वैसा दिखेगा, वैसा दिखता नहीं है वो। दे आर मॉडिफाइड किस लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स जो पोटैटो का है, आलू, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन कंद, कोलोकेशिया, दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। आप देखे होंगे पोटैटो वो क्या है, बेसिकली स्टोरेज। उसी तरह अदरक, जिंजर, हल्दी, टर्मरिक, ये सब क्या है, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स जो कि स्टोर करता है फूड मटेरियल को। तो ये याद रखिए, सब एग्जांपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। So they also act as organs of pollination to tide over conditions unfavorable for growth। कहने का मतलब जब conditions uncertain हो जाए, दिक्कत आ जाए, adverse conditions हो, so plant basically in form में वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि जब कंडीशंस फेवरेबल आएगा तब वो जर्मिनेट करेगा और ग्रो करेगा। तो दे एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन का मतलब यही है कि दोज ऑर्गन्स व्हिच टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस बिकॉज दे प्रोटेक्ट द, जो आप बोलोगे प्लांट का जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है एडवर्स कंडीशंस में। ठीक है, उसको सूखने नहीं दे रहा है। तो देयर इज नो कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस हटेंगे, फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, तो फाइनली दीज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग और फिर प्लांट अपना रीग्रो कर सकता है। So stem tendrils which develop from the axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as gourd, cucumber, pumpkin, watermelon, grapevines। आप ये सब देखे होंगे। लत्तर किसका, ये जो खीरा का पौधा देखे होंगे अगर आप, कटहल और ये सब पम्पकिन वम्पकिन को आप देखे होंगे, वाटरमेलन को देखे होंगे, ग्रेप, ये सब क्या है, ये सब क्लाइंब करता है। छोड़ दीजिएगा तो वो सहारे पे चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सब गार्डन में निकल के देखिए, अगल बगल किसी के घर में होगा तो आपको समझ में आएगा।
Axillary buds of stems may also get modified into woody straight and pointed thorns. तो आपको देख रहा होगा थॉर्न्स, आपको दिख रहा कांटा, कहाँ दिखता है आपको? सिट्रस प्लांट में। नींबू का पौधा देखिएगा तो उसमें देखिएगा कांटा है, उस तरह बाउगेनविल्ली का प्लांट देखिएगा उसमें कांटा है। तो ये कांटा करता क्या है? कोई जानवर उसको खाए नहीं। जैसे बकरी वकरी का क्या काम है कि पूरा पत्ता पत्ता खा जाती है, ठीक है, तो वो खाएगी, कांटा लगेगा, भाग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि they protect plants from browsing animals. So some plants of arid region modify their stems into flattened, opuntia or fleshy cylindrical euphorbia structures. लेकिन अगर आप डेजर्ट एरिया में देखिएगा तो वहां पे कुछ और हिसाब किताब है। वहां पे जो है कुछ पौधे होते हैं जिनका स्टेम ना, जैसे कि opuntia में वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। और दूसरा क्या है? यूफोर्बिया, यूफोर्बिएसी फैमिली में यूफोर्बिया है, तो वहां पर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैशी मतलब, फ्लैशी का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लैश लाइक। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनका खासियत क्या है? ये जो डेजर्ट सिस्टम में आपका ये ग्रो कर रहे हैं प्लांट ओपुन्सिया और यूफोर्बिया, इनका फंक्शन है क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं which is a photosynthetic pigment, so they can carry out photosynthesis. Okay. So underground stems of some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niche, and when older parts of the new plant die, new plants are formed. कहने का मतलब है कि अंडरग्राउंड स्टेम, ये जो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में देख रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह चला गया, ठीक है। ये जगह का प्लांट मर जाएगा, ओल्ड वाला प्लांट, और न्यू वाला प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि वो स्प्रेड में काम कर रहा है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downwards to touch the ground. अब इसमें मिंट और जैस्मिन में क्या हो रहा है? प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, मान लीजिए ऐसे प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। ग्रो किया, अभी क्या किया, यहाँ से इसका जो डंठल है, स्टेम, वो ऐसे आएगा, दूर पे आएगा और एक जगह क्या करेगा? जमीन को टच करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहाँ जहाँ टच करेगा ना, वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ये चीज आप समझिए। सो मिंट और जैस्मिन इस तरीके का काम करते हैं। A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for short time they will arch downwards to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Ecornia. ठीक है, तो यहाँ पे आप पिस्टिया और इकॉर्निया जो कि आपका एक्वेटिक प्लांट्स है, वहां पे भी आपको लैटरल ब्रांच में आपको ये सब सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। ये याद रखिए। इन बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, lateral branches originate from the basal and underground portion of the stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward giving rise to fruit. अब यहाँ पे क्या होता है? आपने मिंट और जैस्मिन में तो देखा था कि जमीन से ऊपर से यहाँ से आर्क किया और ऐसे करके ग्रो किया, ठीक है। अब एक दूसरा सिस्टम भी होता है जो कि आपको दिखता है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। इनमें क्या होता है? जमीन के अंदर ही आपको ये ग्रो कर रहा है, अंदर ही अंदर ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये ओब्लिकली बाहर निकलेगा, ओब्लिकली मतलब एट सर्टेन एंगल, और फिर यहाँ से आपका लीफ निकलना चालू हो जाएगा। सो दिस इज सीन इन पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइजेंथेमम। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे मॉडिफिकेशंस हैं रूट में आपको, स्टेम में, जैसा रूट में आप देखे थे स्टेम में भी है। कहने का मतलब स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपको जो अंडरग्राउंड स्टेम आपको दिख रहा है पोटैटो में, जिंजर में, जमीन कान, टर्मेरिक, कोलोकेशिया, ये 5 हो गया स्टोरेज के लिए। उसके बाद स्टेम टेंड्रिल्स आपको मिल जा रहा है जो कि उसको क्लाइंब करने में मदद करता है, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। थॉर्न्स के रूप में आपको मॉडिफिकेशन आपको दिख जाएगा सिट्रस और बोगनविल्ली में। उसी तरह डेजर्ट्स में आपको 2 तरह के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आपको ओपुन्सिया में मिलेंगे, फ्लैशी स्ट्रक्चर्स आपको यूफोर्बिया में मिलेंगे, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रास और स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टेम्स एक जगह से दूसरे जगह जाके वहां ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिंट और जैस्मिन में वो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, एरियली, फिर ग्राउंड को टच करेंगे, फिर ग्रो करेंगे,
ठीक है। उसके बाद आपका पिस्टी और इकोर्निया एक्वेटिक प्लांट्स है जहाँ पे लेटरल ब्रांचिंग पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम में ये लेटरल ब्रांचेस आपका बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलेगा, अंदर ही अंदर ग्रो करता है सॉइल के अंदर, और फिर बाहर निकल के वो फिर जो शूट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करता है। तो कहने का मतलब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टोरेज के लिए है। आप देखिए जिंजर हो गया, ये आलू हो गया, और ये कुछ होगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट के लिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स। तो पम्पकिन वम्पकिन का पौधा देखिएगा तो आपको यहाँ, अब यहाँ प्रोटेक्शन के लिए देखिए स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ताकि इसको ब्राउजिंग एनिमल्स खा नहीं सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, ठीक है, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम दी नोड्स, और फिर आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, दूसरा प्लांट बन जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम for storage, support, protection and vegetative propagation। ये है आपका स्टेम और स्टेम मॉडिफिकेशन। समझ में आई बात? तो बेसिकली इसमें आपको करते नहीं है, इसमें आपको लिख लिख के याद रखना होता है, तो भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको हर एक चीज को वर्ड को लिखना पड़ेगा, स्पाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर टेक्निकल टर्म्स, टेंड्रल्स लिखना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको लिख लिख कर राइट एंड मेमोराइज, ठीक है। राइट एंड मेमोराइज कीजिएगा तो लंबा समय तक याद रहेगा, और ऐसे रट्टा मारिएगा देन भूलने का चांस रहता है। समझ में आई बात? कोई सवाल है आपके पास यहाँ पे? हेलो? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये काफी बोरिंग चैप्टर है, पहले लिख दिया है किताब लिखने वाले ने, दीज आर ऑल बोरिंग चैप्टर। तो ये पूरे 11th का सबसे बोरिंग चैप्टर्स में आपको ये 5th, 6th एंड 7th चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है। और टेक्निकली इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी है, बट इट इज डेफिनेटली बोरिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़िए, एक एक चीज को समझिए और उसको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर।